अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस सियासी बयानिए के साथ आगे बढ़ रही है उसकी बुनियाद बज़ाहिर शकवों, शिकायतों और मजलूमियत के तासुर पर उस्तवार नजर आ रही है। और इस बयानिए का सबसे मरकजी नुक्ता यह है कि बानी पीटीआई को दानिस्ता तौर पर पार्टी की आदत से दूर किया जा रहा है, उनसे मुलाकातों में रुकावटें डाली जा रही हैं। तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि हुकूमत एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बानी पीटीआई को सियासी तौर पर तनहा करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बार बार ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि अडयाला जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, यहाँ तक कि बानी पीटीआई की बहनों को भी उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा। अब देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के इस बयानियों को मज़ीद तक़वियत उस वक्त मिली जब बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल तिब्बी मुआयने के लिए मुंतकिल किया गया और तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने पार्टी क़यादत को इस बारे में आगाह नहीं किया। और यही वजह थी कि आज वज़ीर आला केपी के सलमान अकरम राजा ने बानी पीटीआई से मुलाकात ना करने देने और बानी पीटीआई को मौलिज ना देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हवाले से सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात की, जो आधे घंटे से ज़ायद जारी रही। और इस मुलाकात के नतीजे में बानी पीटीआई के मेडिकल चेकअप के मामले पर अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहाँ चीफ जस्टिस ने पीटीआई का मुतालबा तस्लीम करते हुए बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट्स फराहम करने की हिदायत जारी की है। और ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा को ये यकीन दहानी भी कराई है कि 1 घंटे के अंदर अंदर बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट्स मुहैया कर दी जाएंगी। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई ने फैसला किया है कि मौसूल होने वाली मेडिकल रिपोर्ट्स का जायज़ा पार्टी के ज़ाती डॉक्टर से लिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि अदालती यकीन दहानी के बाद पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारी धरना ख़त्म करने का भी फैसला कर लिया है। धरने के बाद पीटीआई ने सियासी कमेटी का इजलास तलब किया है, जो आज शाम 7 बजे के बाद केपी हाउस में होगा, जिसमें बानी चेयरमैन की सेहत के मामले के साथ साथ एहतजाज की आइंदा हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। इससे कबल वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने बानी पीटीआई से मुलाकात ना होने और बानी पीटीआई को ज़ाती मौलिज ना देने पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर 6 घंटे से ज़ायद का धरना दिया। लेकिन अब ये नई पेशरफ्त इस बात का सबूत है कि अदलिया इस मामले को मज़ीद तूल देने के हक़ में नहीं थी और फौरी तौर पर एक मुमकिना बहरान को ठंडा करना चाहती थी। अब असल सवाल यह है कि ये पेशरफ्त उस वक्त क्यों सामने आई। तो जाहिर है पीटीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दरअसल अदालती निज़ाम पर एक दबाव की सूरत इख्तियार कर चुका था और ऐसे में चीफ जस्टिस का फौरी रद्दअमल दरअसल एक किस्म का बहरान से निमटने का जरिया हो सकता है, ताकि मामला मज़ीद सियासी तसादुम की तरफ न बढ़े। दूसरी जानिब पीटीआई का ये फैसला करना कि वो बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट्स ज़ाती डॉक्टर से चेक कराएगी, इस बात की वाज़ेह अलामत है कि पार्टी अब भी सरकारी निज़ाम और जेल इंतज़ामिया पर मुकम्मल एतमाद नहीं कर रही। यानी ये मामला महज तिब्बी नहीं बल्कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मौजूद अदम एतमाद की गहरी अक्कासी भी करता है। अब इसी तनाजुर में पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से धरना ख़त्म करने का फैसला एक तरफ तो ये तासुर देता है कि पार्टी अदलिया के फैसले का एहतराम कर रही है और इदारों से बराह रास्त मुहाज़राई नहीं चाहती, लेकिन दूसरी जानिब एक टेक्निकल पसपाई भी हो सकती है, क्योंकि धरना जारी रखना सियासी तौर पर पीटीआई के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था। अब असल बात और असल सियासत धरने के बाद बुलाए गए सियासी कमेटी के इजलास से शुरू होगी, जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में आज शाम 7 बजे के बाद मुनक्किद हो रहा है, जहाँ बानी पीटीआई की सेहत के मामले के साथ साथ एहतजाज की आइंदा हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। और यहीं से ये तय होगा कि पीटीआई इस मामले को एक महदूद कानूनी इशू के तौर पर रखती है या इसे मुस्तकबिल में एक बड़े सियासी बयानियों और मज़ाहमती तहरीक की शक्ल देती है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो बानी पीटीआई के मेडिकल चेकअप का मामला महज एक तिब्बी मसला नहीं रहा, बल्कि ये अदलिया, सियासत और हुकूमत के बाहमी ताल्लुकात की एक अलामत बन चुका है, जिसके असरात आने वाले दिनों में न सिर्फ पीटीआई की सियासत बल्कि पूरे सियासी मंजरनामे पर वाज़ेह तौर पर महसूस किए जाएंगे। बहरहाल आज इस अहम पेशरफ्त से कबल सुहेल अफरीदी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये शिकवा भी करते दिखाई दिए कि उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही और बानी आँख का ऑपरेशन भी उनसे छुपाया गया। यानी तहरीक इंसाफ की जानिब से ये तासुर दिया जा रहा है कि बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक मामला को जानबूझकर खुफिया रखा गया और अब तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल को बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और सियासी बदनीयती से ताबीर करते हुए ये बयानिया बना रही है कि बानी पीटीआई के इलाज और तिब्बी मुआयने के हवाले से पार्टी को एतमाद में लेना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। लेकिन इस पूरे बयानिए में एक बड़ा सवाल उस वक्त पैदा हुआ जब हुकूमती रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक ये दावा करते दिखाई दिए कि कुछ जराए की जानिब से बानी पीटीआई के पिम्स अस्पताल में चेकअप के हवाले से तहरीक सीनियर रहनुमाओं को बाकायदा इत्तला दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद उनमें से कोई भी अस्पताल नहीं पहुंचा। अब अगर ये दावा दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ कमज़ोर पड़ जाता है कि उन्हें इस मामले पर मुकम्मल तौर पर लाइम रखा गया, क्योंकि असल मसला फिर हुकूमत की जानिब से इत्तला देने का नहीं बल्कि पार्टी की आदत का खुद अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करना दिखाई देता है। अब इस सारी सूरत हाल में एक बुनियादी तजाद सामने आता है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ मीडिया और आवाम के सामने तासुर दे रही है कि हुकूमत मुलाकातें नहीं करा रही और बानी पीटीआई को तनहा किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब ऐसे हुकूमती दावे भी सामने आ रहे हैं कि जब बानी पीटीआई से मुलाकात
या रसाई का मौका मिलता है तो पार्टी के हम रहनुमा खुद आगे बढ़ने से गुरेज करते हैं। यही तजाद इस पूरे मामले को महज हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी बहरान का मज़र बना देता है, जहां सवाल ये नहीं है कि हुकूमत बानी पीटीआई से मिलने दे रही है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत वाकई बानी पीटीआई से मुलाकात करना भी चाहती है या नहीं। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं मोहम्मद साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेनेटर साहब, बिलाखिर 6 घंटे से ज़ायद जो धरना जारी रहा सुप्रीम कोर्ट के बाहर, ये एहतजाज, ये स्ट्रगल बर आई, इसको इस तनाजुर में देखा जाए कि चीफ जस्टिस से मुलाकात हो गई, ज़ाती मौलद से इलाज कराने के मुतालिक भी पेशरफ्त हो गई, फिर 1 घंटे में चीफ जस्टिस ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट्स आपके हवाले कर दी जाएंगी, और फिर अब एक सियासी कमेटी का इजलास भी होने जा रहा है। तो क्या इसको इस तनाजुर में देखा जाए कि बिलाखिर दिस ऑल स्ट्रगल वेंट सक्सेसफुल सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए जी, मैं इसको कभी इस लिहाज से जैसे आपने इसको पोर्ट्रे किया है, मैं इसको कभी ऐसे नहीं लूँगा। मैं आपको सिंपल सी एक बात बता देता हूँ। ये एक बहुत सीरियस इशू है। पिछले 2 से 3 हफ्तों से ये बात मतलब इन एयर थी कि इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी आइज़ के लिहाज से कोई क्वेश्चंस रेज हो रहे थे, जिसको हुकूमत वक्त जो है, जो कि नाअहल और निकम्मी और झूठी हुकूमत है, वो इसको बार बार डिनाई कर रही थी। ये तो आप जैसे भला हो, आप जैसे 2-3 सहाफ़ियों का, जिन्होंने अपनी जो क्या रिपोर्ट्स के लिहाज से या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिहाज से जब उन्होंने डॉन में छापा, तो उसके बाद फाइनली इनको निकलना पड़ा और इन्होंने कहा कि जी हम लोग बाकी एक छोटा सा वो हुआ है और थोड़े सी चेकअप हुआ है। अभी एक और प्रोग्राम में हुज़ैफ़ा साहब कह रहे थे, उनके मुंह से निकला या कह रहे थे, जो भी था, कि जी अगर कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हो गया है और हमने करवा दिया है तो फिर ये तो खुश होना चाहिए। तो अगर बात ऑपरेशन की है तो और भी ज़्यादा सीरियस है। पाकिस्तान में जो जेल मैनुअल है, उसमें जो रूल नंबर 795 है, वो इंटीमेशन टू द रिलेटिव के लिहाज से होता है। और ये याद रखें, जिस चीज़ को सामने रख के जो चिमगोइयाँ हो रही हैं, उसको हम कहते हैं CRVO, वो सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन के लिहाज से, विच इज़ अ ग्रेव डिजीज़। ये 2 किस्म की होती है और इसमें सेनेटर साहब, मैं कता कलामी के लिए माजरत, बैरिस्टर अकील मलिक साहब ये फरमाते हैं कि जब उनको ले जाया जा रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को बताया गया था, इंटीमेट किया गया था, क्योंकि जैसे आपने कंसर्न्स का इजहार किया, सुहेल आफरीदी साहब ने भी कहा, और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाबरीन है वो भी इसी तशवीश का इजहार कर रहे थे। वो कहते तो इंटीमेट किया गया था, बताया गया था। क्या इज इट ट्रू? देखिए, अगर मैं फर्ज करें, अगर इंटीमेट में किसी एक PTI वाले को, 4-5 की बात नहीं है, किसी एक को बता दिया जाता तो वो बात ये कभी अपने तक रखता ही ना। नंबर 2, आपको उनकी फैमिली, जो आपका जो मैनुअल है, वो कहती है उनकी फैमिली को पता होना चाहिए, वहाँ से होना चाहिए। ये कहते हैं कि हमने बुशरा बीबी से किया था, बुशरा बीबी से हमें कैसे पता उनसे किया क्या नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें। तो नहीं, लेकिन वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को भी बताया। तो क्या बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब झूठ बोल रहे हैं, आप समझते हैं? देखिए, अगर मेरे लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा को बताया गया है और उसने इस बात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप से छुपा के रखा है, तो ये मेरे लिहाज से और भी बड़ा क्राइम है। ठीक, तो ये लीडरशिप ने छुपाया अगर, तो ये क्राइम है। ये आप ये नहीं कह रहे कि मेरे लिहाज से मेरी लीडरशिप को चाहिए था कि वो बताते कि ये इस तरह हुआ है। अगर उन्होंने नहीं बताया, आई वुड लाइक टू आस्क द क्वेश्चंस, क्यों नहीं बताया। देखिए, बाज़ चीज़ें होती हैं आप अपने तक रख सकते हैं, बाज़ चीज़ें होती हैं आपको अपने तक नहीं रखना होता है। जब मेरे लीडर की सेहत का और उनकी आंख के ज़ाया होने का या खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होने का ख़तरा हो और आप हमें ना बताएं, आप हमें अंधेरे में रखें, दैट इज़ बैड। अब मुझे इसके लिहाज से, देखिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं ये समझता हूँ, इसके लिए जो मेरी नज़र में जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन दोनों उसके हैं, उनको मिलना चाहिए इमरान खान के साथ, ताकि वो इन चीज़ों को वो करें। और ये याद रखें, ये दोनों के दोनों इमरान खान की तरफ से नामजद हैं और ये दोनों वो लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि टेम्परेचर कम होना चाहिए। और ये शायद इमरान खान को, अगर इमरान खान कोई सख्त बात करता भी है तो ये उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स करके उन चीज़ों को, टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। जो अच्छा, अब सर के साथ देखिए, पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हो रहा है, 7 बजे का वक्त दिया गया। आप पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में 2 चीज़ें, एक तो जैसे आपने कहा कि जो अपोजिशन लीडर्स हैं दोनों हाउसेज में, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि बानी PTI से मिले, और दूसरी ये कि अगर लीडरशिप को बताया था तो उन्होंने इंटीमेट क्यों नहीं किया। ये सवाल भी उठेगा पॉलिटिकल कमेटी के अंदर।
देखिए, अगर मुझे तो नहीं मालूम, आप पहले शख्स हैं जिन्होंने मुझे ये बताया है आज सुबह से कि पीटीआई के लोगों को, क्योंकि अभी एक प्रोग्राम में मेरे साथ थे अपने ये बैरिस्टर साहब, वकील साहब, उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया कि हमने किसी को बताया था। उन्होंने सिर्फ ये जिक्र किया था कि हम लोगों ने बुशरा बीबी से इसका वो लिया था और हमने बाकियों को इसलिए नहीं बताया, ये नहीं बताया कि बस वो कर ले। तो उन्होंने कोई ऐसी बात मेरी नज़र में नहीं की जो मेरी नज़रों से या मेरे हमारे पास, क्योंकि उनका शॉर्ट है, स्टेटमेंट है, मैं उस बेसिस के ऊपर आपको ये कह रहा हूँ। की बात ही हो जाती है। वो कहते हैं अ लायर नीड्स अ गुड मेमोरी। जो गुड मेमोरी का मतलब है उनको पता होना चाहिए मैंने कब कहाँ किससे क्या झूठ बोला था। देखिए, इस तरह है, जो जितना मुझे इंफॉर्मेशन है, ये आधी रात को ये इवेंट हुआ है। उस आधी रात को इन्होंने पिम्स को टोटल उन्होंने आइसोलेट कर दिया था और वहाँ पे किसी को नहीं पता था कि क्या क्या नहीं है। हाँ, दरमियान में कोई एक बात उस वक्त लीक हो गई हो और ये आधे घंटे का प्रोसीजर था, तो वहाँ पे अगर कोई बंदा पहुँचा नहीं पहुँचा किस तरीके से, आपको पता है ये चीज़ें आसान नहीं होती। तो लेकिन अगर इन्होंने किसी को कहा हुआ है, लीडरशिप को किसी को कहा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बात निकलेगी। और अगर फ़र्ज़ करें मुझे पता था और मैंने नहीं बताया, तो फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैंने बहुत जुल्म किया अपनी पार्टी के साथ। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था, उसी वक्त बता देना चाहिए था। अच्छा, अगर उस वक्त ना बताता तो फौरन उसी दिन सुबह को बताता कि ये करता है। And those who did that should be held accountable for that. मेरे लिहाज से दे शुड बी आस्क्ड क्वेश्चंस कि उन्होंने करे। मुझे आज पता चल गया, मैंने अभी नहीं बताया कि इस वक्त मैं खुद कोशिश कर रहा हूं कि जाके मिल लूं, लेकिन मेरी कोशिश शायद ना हो, लेकिन एटलीस्ट मुझे सुबह सवेरे या उसी वक्त ट्वीट कर देना चाहिए था कि यार ये हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये कर रहा है। वाई शुड आई वेट फॉर अनदर 1 डे और 2 डेज और फिर उसके बाद जाके अता तारड़ के मैसेज के बाद पता चले कि ये है। ये जो 2 दिन 3 दिन या 1.5 दिन का जो वक्फा था दरमियान में, मेरे लिहाज से मैं इसको मतलब आई एम सॉरी बट आई विल नॉट टेक इट लाइटली। बिल्कुल सही है। एंड यू थिंक ये वो रवैया है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचता है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं पहुंचता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसलिए नुकसान नहीं पहुंचता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक खानदानी पार्टी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डाइवर्सिटी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुख्तलिफ लेवल के लोग हैं और हर एक बंदे के अंदर कैपेसिटी है कि वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके। ये प्रॉब्लम तब आती है जब मरूसी सियासत हो, तो फिर पीछे अगर कोई बंदा ना रहे तो सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं सर कि तासुर इससे मिलता है ना कि जैसे लीडरशिप में से कुछ लोग ऐसे जो कॉम्प्रोमाइज है। नहीं, देखिए, मैं इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इसमें सवाल उठता है। सवाल ज़रूर उठने चाहिए, सवाल उठना बुरी बात नहीं है। सवाल उठाने वाला आपका दुश्मन नहीं होता, सवाल उठाने वाला आपके खिलाफ नहीं होता, सवाल उठाने वाला करता है। जब न्यूटन ने सवाल उठाया था तो पूरी दुनिया बदल गई उसके बाद, वरना वो भी ये PMLN वालों की तरह सेब उठा के खा लेता। यार ये सवाल उठेगा और जाहिर है इसका जवाब आना भी ज़रूरी है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गजा की जंग पर अब तक इजरायली बयानिया यही रहा है कि वो अपनी सलामती के दिफा में कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अब खुद इजरायली दिफाई फोर्सेस की जानिब से सामने आने वाले आदाद-ओ-शुमार ने इस बयानिए की बुनियादों को हिला कर रख दिया है। जैसा कि इजरायली अखबार हॉट्स के मुताबिक इजरायली दिफाई फोर्सेस ने पहली बार तस्लीम किया है कि अक्टूबर 2023 से जारी जंग के दौरान तकरीबन 71,000 फ़लस्तीनी बराह रास्त इजरायली फ़ौजी कार्रवाइयों में मारे जा चुके हैं। ये वो तादाद है जो सिर्फ बमबारी और ज़मीनी हमलों में हलाक होने वालों पर मुश्तमिल है, जबकि मलबे तले दबे अफराद, भूख, प्यास, बीमारी और तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तियाबी से मरने वाले हज़ारों लोग इस फहरिस्त में शामिल ही नहीं हैं। यूँ ये एतराफ़ दरअसल ख़ुद इजरायली रियासत की जानिब से गजा में होने वाली इंसानी तबाही की एक सरकारी तस्दीक बन गया है, जो अब महज फ़लस्तीनी मौक़िफ़ नहीं रहा बल्कि ख़ुद सहूनी रियासत के आदाद-ओ-शुमार से साबित हो चुका है। इस एतराफ़ के बाद सबसे बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक ऐसा मुल्क जो हज़ारों निहत्ते शहरियों के कत्लेआम का ज़िम्मेदार हो और फिर ख़ुद इसका एतराफ़ भी करे, वो आलमी अमन के फोरम्स और बोर्ड ऑफ पीस जैसे इदारों में बैठने का अखलाकी जवाज़ रखता है? सवाल ये है कि अगर आलमी निज़ाम वाकई इंसाफ, इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी कानून की बुनियाद पर कायम है, तो फिर इसराइल की उसको वो रियायत क्यों हासिल है जो दुनिया के किसी और मुल्क को हासिल नहीं है? यहाँ मसला सिर्फ इसराइल का नहीं है बल्कि पूरे आलमी निज़ाम का है, जो ताकतवर के लिए नरम और कमज़ोर के लिए सख्त रवैया इख्तियार करता है। यही वो दोहरा मयार है जो अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों की साख को भी मुसलसल मजरूह कर रहा है।
हकीकत यह है कि इसराइल को आलमी सतह पर जो सफारती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है वो बुनियादी तौर पर अमरीकी पुष्टपनाही का नतीजा है। सलामती काउंसिल में इसराइल के ख़िलाफ़ आने वाली हर संजीदा करारदाद को वीटो करना हो या इंसानी हुकूक की तंजीमों की रिपोर्ट्स को नज़रअंदाज करना हो, अमरीका हमेशा इसराइल की ढाल बनकर खड़ा नज़र आता है। इस तर्ज़ अमल ने दुनिया को ये पैगाम दिया है कि इंसानी जानों की कीमत यकसा नहीं, बल्कि ये इस बात पर मुनहसर है कि मरने वाला किस मुल्क का शहरी है और मारने वाला किस ताकत के कैंप में खड़ा है। अमरीकी खारजा पॉलिसी का यही तजाद ईरान के मामले में और ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है। एक तरफ अमरीका इसराइल की खुली फ़ौजी कार्रवाइयों को दिफा करता है और हक़ दिफा करार देता है, और दूसरी जानिब वो ईरान पर मुसलसल इल्ज़ाम आयद करता है कि वो ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक तरफ ईरान से मुज़ाकरात की बात करना और दूसरी जानिब अमरीकी बहरी बेड़ा ख़ित्ते में भेज देना, दरअसल ताक़ान में बात करने की वही पुरानी अमरीकी रवायत है जिसमें मुकालमा एक रस्मी जुमला होता है और असल पैगाम दबाव और धमकी के ज़रिए दिया जाता है। जैसा कि अब डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से ईरान को ख़बरदार करते हुए कह रहे हैं कि ईरान की जानिब से अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब रवाना कर दिया गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल ना करना बेहतर होगा क्योंकि अभी हमारा ईरान के साथ मज़ीद बातचीत का इरादा है। उम्मीद है ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई की ज़रूरत ना पड़े। डॉक्टर शाज़िया चीमा इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो गज़ा पीस बोर्ड है इसमें ज़ाहिर एक बार फिर सवालिया निशान है इसराइल की शमूलियत पर कि उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जारी करदा आदाद शुमार ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि उनकी जानिब से हज़ारों निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए हैं, जिस तरीके से ये बर्बरियत हुई है उसको एक क्लीन चिट दे देना, सेफ पैसेज दे देना और उसी अमन बोर्ड का हिस्सा बना देना, लेजिटिमाइज कर देना, इज़ इट जस्टिफाइड? No, it's not justified and it's not being justified anywhere in the world. हमारी तो बात चलें छोड़ें, वेस्ट जो है वो जिस तरह से विद इन इटसेल्फ एक्सप्लोड हो रहा है, इन सारी चीज़ों को देखकर कितना ही ये मीडिया कंट्रोल कर लें, कितना सेंसर कर लें, कितना यूनिवर्सिटीज़ पे क्रैक डाउन कर लें, अपने प्रोटेस्ट जो हैं उसमें ये 2 बंदे पॉइंट ब्लैंक पे मार चुके हैं, तो इनको इसका जो डाउनफॉल है वो अपने अंदर से ही इसको महसूस होना है। अगर आप पैरेलल मीडिया वेस्ट का अगर आप फॉलो करें तो वहाँ पे बड़े बड़े नाम जो हैं वो यही सवाल कर रहे हैं जो आज आप सवाल कर रहे हैं कि क्या किसी को इतनी इम्प्यूनिटी हो सकती है और फिर उसका आउटकम क्या होगा, हम किस हद तक किसी को इतना खुली छूट दे सकते हैं। और फिर उस खुली छूट में सवाल ये होते हैं कि आखिर उसमें क्या इंसान का ज़मीर ख़त्म हो गया है या हमें समझ नहीं आ रहा कि 70,000 तो ऑफिशियली मान गए हैं, ये तो तादाद इनसे बहुत ज़्यादा है जो मलबे के ढेर के नीचे दबे हुए हैं, जिसके ऊपर आप जो है वो गज़ा जो है वो सिटी जो है वो बनाने की बाकायदा मनसूबाबंदी हो रही है। तो अब वहाँ पे सवाल ये होता है कि वजह क्या है, और उसमें वजूहात जो हैं वो 2 ही आती हैं। एक सबसे पहले आता है मिरियम एडल्सन जैसे कैरेक्टर जो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग करते हैं कांग्रेस में, और फिर कांग्रेस का कोई बंदा बाय पार्टीसन, चाहे वो रिपब्लिकन हो या चाहे वो डेमोक्रेट हो, वो सब के सब जो हैं वो बिके हुए होते हैं और बाकी जो है वो एप्स्टीन फाइल जो है वो सामने आ जाती हैं। जब आप पूरी की पूरी आप देखें ये अटलांटिसिस्ट और ये जो ग्लोबलिस्ट हैं, ये सारे के सारे ही आपको इनमें से सारे पावर्ट हैं, सारे के सारे पीडोफाइल हैं, सारे के सारे कंप्रोमाइज्ड हैं, इस हद तक कंप्रोमाइज्ड हैं कि अब इनको पता चल रहा है कि इनकी अपनी जो है वो इलाके, इनकी अपनी वोट बैंक जो है वो इनसे उखड़ चुका है, इनका अपने शहर जलना शुरू हो गए हैं, मगर ये कुछ कह नहीं सकते हैं। डॉक्टर साहब कता कलामी के लिए माजरत है ना कि हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। आज मैं और आप सवाल तो उठा रहे हैं और उठाते भी रहते हैं, उठाते रहेंगे, लेकिन बतौर रियासत जब हम उसी पीस बोर्ड का हिस्सा हों तो ख़ुद इसराइल की उसमें मौजूदगी पर मोहर तस्दीक सख्त नहीं करते हम? देखिए, इसराइल की गज़ा पीस बोर्ड जो है ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, और मैं मुसलसल पिछले 1 हफ्ते से, पहले तो हमें पता ही नहीं था कि ये क्या है, फिर जब सर्च करके, और किसी ने बताया भी नहीं, स्टेट की वैसे जिम्मेदारी होती है कि वो इंफॉर्मेशन एकेडेमिया को, मीडिया को प्रोवाइड करें, तो जब खुद ढूंढ ढांड के पता किया तो गज़ा पीस बोर्ड जो है वो एक NGO या थिंक टैंक से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। ये जो बाइडन ने भी स्टार्ट किया था, लीग ऑफ डेमोक्रेसी विदर आउट हो गया,
हमारे सामने जो है विड्रो विल्सन है, हमारे सामने टोनी ब्लेयर का इंस्टीट्यूशन है, क्लिंटन फाउंडेशन है। ये जब भी अपने रिटायरमेंट के करीब जाने लगते हैं, ये कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसको फिर इनके पास फंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इंटरनेशनली कहीं पे ये डेमोक्रेसी फैला रहे होते हैं, कहीं पे ये ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे होते हैं। तो ट्रंप ने अपना एक थिंक टैंक बनाया है जिसको उन्होंने कहा है जी मैं दुनिया में पीस फैलाऊंगा। अब इस पे हंसा भी जाया जा सकता है, रोया भी जा सकता है, तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। उस पे जिन मुल्कों का हाथ पड़ता है उन्होंने कहा कि जी हम नहीं इसमें शामिल होते, हमारे पास $1 बिलियन भी नहीं है, ये एलीट क्लब की मेंबर ना तो मैं हासिल कर सकती हूँ ना आप हासिल कर सकते हैं, हमारे पास 1 बिलियन हो तो हम भी कहेंगे ठीक है हम भी इस क्लब के में बैठ जाते हैं। पाकिस्तान को मेरी अपनी जाती अंडरस्टैंडिंग है कि ₹1 की भी हमारा लेन देन नहीं हुआ, और हमें हमारी पोजीशन ये है, जो मिडिल पावर्स होती हैं, हमें फ्रिंजेस पे बैठना या पेरिफेरी पे बैठना कभी सूट नहीं करता रियलिस्टिकली। तो जब हमें पैसे भी नहीं दिए, एक थिंक टैंक का हिस्सा बनने को कहा, तो ठीक है हम बन गए। अब इसमें जो तशवीश की बात ये है कि ट्रंप ने अपना ये थिंक टैंक जो है बोर्ड ऑफ पीस के नाम से जो बनाया, जिसका लोगो भी आप इसकी वेबसाइट पे देखें तो यूनाइटेड नेशन का चुराया हुआ है, उसके सिर्फ गोल्डन पर बना दिए हैं। इसके अंदर डिफरेंट चैप्टर्स हैं, जहां जहां पीस की जरूरत होगी ये फाउंडेशन वहां पे पीस जो है वो लेके डॉक्टर साहब जाएगी। देखिए, ऑप्टिक्स भी तो कुछ चीज होती है ना। उसके ऑप्टिक्स देखें कहां से खराब होते हैं, जब उसके अंदर एक चैप्टर है गजा पीस का, जी। और गजा के अंदर आप बात कर रहे हैं कि इसराइल को शामिल नहीं होना चाहिए। उस पर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ये है कि पार्टीज फिर जो भी हों, एग्रेसर है या ऑप्रेसर है, अगर आपने निगोसिएशन की टेबल पे बैठना है तो उसको बैठना ही पड़ेगा। मैं एडवोकेट नहीं कर रही हूँ, ये इतना ही क्रिंजी है, इतना ही अगली है, इतना नॉजिएटेड है, जितना आप फील कर रहे हैं ये उतना ही है, उतना ही भत्ता है। लेकिन जब एक निगोसिएशन की टेबल है तो उस पर दोनों पार्टीज ने बैठना है। हमारी शमूलियत जो है वो गजा के प्लान के अंदर उतनी ही है जितनी 20 पॉइंट्स जो हैं वो हम जाके उनमें फलस्तीन का मामला डलवा के आए थे, और हमास को हम डिसाम नहीं करते। हमने मेंबरशिप ली है, वो भी आप देखें एक सिंबॉलिक सा जेस्चर है। आप बहुत समझदार हैं, आपको पता है कि इसमें हमें ऑफर किया गया, हमने कहा ठीक है, लेकिन जहां पे बात है गजा के अंदर जाके तो वो हम नहीं है। गजा के अंदर जो है वो कम्प्लेस और बहुत हैं। गजा के अंदर जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसका नाम है अमाराती कॉरिडोर। उसके अंदर जो करिकुलम पढ़ाने की बात हो रही है वो अमाराती करिकुलम है, और उसकी लॉजिक ये बताई जा रही है कि यहाँ के लोगों को डी रेडिकलाइज करना है, और हमने इनकी पेडागोजी चेंज करनी है, और हमने इनको वो सब कुछ पढ़ाना है जिन मुल्कों के पढ़ने वाले हमारे दुश्मन नहीं। जब हम ताने बाने मिलाएंगे तो फिर हमारे अपने पर जलते हैं। यहाँ पे दुश्मनों ने तो तबाह बर्बाद किया ही है, जितना नुकसान दोस्तों ने दिया। पाकिस्तान तो कहीं बहुत दूर बैठा हुआ है एक स्टेटेड पोजीशन लेके। हम तो जितनी गैस लाइटिंग करते हैं वो हमने सोशल मीडिया पे ही कर लेनी है। हमारी फौज भिजवाने की बात हुई है, हमने कहा यूनाइटेड नेशन का मैंडेट ले आए, क्योंकि हमारी ट्रेंड फौज है, उसको दोस्त और दुश्मन बता के कहीं पे भेजना पड़ता है। तो हम नहीं इस तरह से भेज सकते वहां पे, और हमास को हम डिसाम नहीं करेंगे। बाकी हम इन टर्बुलेंट टाइम्स में, इतने टफ टाइम्स में जहां पे दुनिया में आग लगी हुई है, हम नेविगेट कर रहे हैं। और आप ये ज़हन में रखें कि हम अभी भी उस यूनिपोलैरिटी के विक्टिम हैं। हमने अभी भी अपने पहले और पिछले और अगले फिस्कल ईयर के लिए सर्वाइवल के लिए IMF के पास जाना होता है। अभी भी ब्रिक्स बैंक और ब्रिक करेंसी जो है वो एक ख्वाब है। अभी भी मल्टीपोलैरिटी कहीं होराइजन पे नहीं है। तो हमें एक मेंबरशिप ऑफर हुई, हम उसमें जाके बैठ गए। अब गलती ये है कि कोई भी आकर जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो कहीं ब्रीफिंग नहीं देता है। वो शायद ये नहीं समझते हैं कि हम जो लोग, एक तो हमारे पास एक क्लाउड है जो एंटी स्टेट है, जिनको हर चीज जो है वो स्टेट के अगेंस्ट मिलाकर उनको लगता है कि चलो इससे थोड़ा सा दिल को तसल्ली हो जाती। जो हम जैसे लोग हैं ना, जो आप जैसे लोग हैं, हमें एतमाद में लेना बहुत जरूरी है, ताकि हम फिर कोई ना कोई बात को समझ जाते हैं और बात को समझा पाते हैं। गजा के अंदर हमारी ऐसी कोई शमूलियत नहीं है। हमने कह दिया था कैटेगोरिकली, और बहुत से और मुल्कों ने भी, कि जब ये दोबारा प्लान नेतन्याहू के पास गया है, आपने इसमें टेम्परिंग की है। बाकी आपने जो करना है, आप ताकतवर हैं, हम क्या कर सकते हैं। हम ये सब कुछ अगर 24/7 देख रहे हैं, and we have no other choice but to sit with you people again. डॉक्टर साहब, I have to take a very quick short break here. बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थी। Let's take a break here, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल से मुतालिक हालिया खबर बज़ाहिर एक टेक्निकल एडजस्टमेंट मालूम होती है, लेकिन दरहकीकत ये मुल्क की मईशत और अवामी ज़िंदगी पर गहरे असरात रखने वाला फैसला है। एक तरफ हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 36 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़ दी गई है, जो अमली तौर पर आवाम के लिए कोई हकीकी रिलीफ मालूम नहीं होता है, जबकि दूसरी जानिब
हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 47 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी जा रही है, जो महंगाई की नई लहर को जन्म दे सकती है। ट्रांसपोर्ट, ज़राअत और सनती सरगर्मियों का बड़ा इन्हिसार डीजल पर है, इसलिए डीजल की कीमत में मुमकिन इजाफा बराह रास्त अशियाए खुरोनोश, किरायों और पैदावारी लागत में इजाफे का बाइस बन सकता है। और ऐसे में पेट्रोल की कीमतों में मामूली कमी महज अलामती साबित हो सकती है, जबकि असल बोझ एक बार फिर आवाम ही के कांधों पर डाला जा सकता है। हुकूमत अक्सर कीमतों में रद्दोबदल को आलमी मंडी में तेल की कीमतों से जोड़कर पेश करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत का बड़ा हिस्सा टैक्सेस और लेवी पर मुश्तमिल होता है। पेट्रोलियम लेवी हुकूमत की आमदन का एक अहम जरिया है, जिसके ज़रिए हर लीटर पर भारी रकम आवाम से वसूल की जाती है। यही वजह है कि आलमी मंडी में कीमतें कम होने के बावजूद यहाँ रिलीफ महदूद रहता है और मामूली कमी को भी बड़े फैसले के तौर पर पेश किया जाता है। मौजूदा सूरत हाल में पेट्रोल पर चंद पैसे की कमी आवाम के ज़ख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है, क्योंकि महंगाई का असल दबाव डीजल और दीगर बुनियादी अशिया की कीमतों से जुड़ा हुआ है। अब इसी तनाजुर में अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हालिया इजलास में सामने आने वाला इंकशाफ देखा जाए तो ये तस्वीर मज़ीद तशवीशनाक हो जाती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में डीजी ऑयल ने यह इंकशाफ किया है कि पेट्रोलियम लेवी की मद में सालाना तकरीबन 1400 अरब रुपए वसूल किए जाते हैं, लेकिन ये रकम मुकम्मल तौर पर कौमी ख़जाने में जमा नहीं कराई जाती और इस हवाले से कोई मौसर निज़ाम भी मौजूद नहीं। इसका मतलब यह है कि एक तरफ आवाम से हर मुमकिन तरीके से लेवी वसूल की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब वही रकूम जिन्हें रियासती वसाइल में शामिल होना चाहिए वो या तो पूरी तरह वसूल नहीं होती या शफाफ तरीके से ख़जाने तक पहुँचती नहीं है। यानी आम शहरी के लिए तो सख्ती है, लेकिन कंपनीज़ के लिए कोई वाज़ेह एहतसाबी फ्रेमवर्क मौजूद नहीं। अब यहाँ मसला सिर्फ कीमतों के तयन का नहीं बल्कि पूरे पेट्रोलियम निज़ाम की शफाफियत और इंसाफ का है। आवाम से तो हुकूमत हर लीटर पर लेवी की सूरत में भारी रकम वसूल कर रही है, लेकिन जिन इदारों और कंपनीज़ को ये रकम आगे कौमी ख़जाने में जमा करानी चाहिए वहाँ कमज़ोरी, गफलत या मुमकिन बदउनवानी का रास्ता खुला हुआ दिखाई दे रहा है। नतीजतन हुकूमत खसारा पूरा करने के लिए कीमतें बढ़ाने पर मजबूर दिखाई देती है और इसका बोझ बराह रास्त आवाम पर डाल दिया जाता है। ये सूरत हाल एक बड़े सवाल को जन्म देती है कि अगर पेट्रोलियम लेवी की मुकम्मल रिकवरी और शफाफ तरसील यकीनी बना ली जाए तो क्या वाकई बार बार कीमतों में इजाफा नागुज़ीर रहेगा। दर हकीकत मसला आलमी मंडी से ज़्यादा अंदरूनी नज़्म नस्क का भी है। जब तक पेट्रोलियम शोबे में मजबूत निगरानी, मौसर रिकवरी निज़ाम और कंपनीज़ के लिए सख्त एहतसाब मुतारिफ नहीं कराया जाता, तब तक कीमतों में कमी महज नुमाइशी रिलीफ रहेगा और असल माली दबाव आवाम ही बर्दाश्त करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं साथ। साने भाटी गेट अब महज एक अफसोसनाक वाक़या नहीं रहा, बल्कि अब ये बिलखुसूस पुलिस के किरदार पर एक संजीदा सवालिया निशान बन चुका है। जैसा कि हाई पावर कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट ने इस बात की वाज़ेह तस्दीक कर दी है कि मुतवफ़िया के शौहर पर पुलिस की जानिब से तशद्दुद हुआ और इस पूरे मामले में SP सिटी, DSP और मुतल्लिका SHO गफलत के मुर्तकिब पाए गए। यानी जिन अफसरान की बुनियादी ज़िम्मेदारी थी कि वो वाक़े की गैर जानिबदार, शफाफ और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक तहकीकात करते, वही अफसरान या तो खामोश तमाशाई बने रहे या फिर अपनी जिम्मेदारियों से दानिस्ता चश्मपोशी करते दिखाई दिए। ये महज गफलत नहीं बल्कि एक ऐसा तर्ज अमल है जो ये तासुर देता है कि पुलिस खुद को कानून से बालातर समझते हुए मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अगर पुलिस वाकई संजीदा होती तो मुतवफ़िया के शौहर पर तशद्दुद की इब्तदाई इत्तला मिलते ही ना सिर्फ फौरी कार्रवाई होती बल्कि मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ बर वक्त मुकदमा भी दर्ज किया जाता। लेकिन तहकीकाती रिपोर्ट से यही ज़ाहिर होता है कि अंदरूनी सतह पर मामले को ठंडा करने और ज़िम्मेदारी से बचने की पॉलिसी इख्तियार की गई, जो दरअसल इदारा जाती कमज़ोरी नहीं बल्कि एक ख़तरनाक सोच की अक्कास है, जहाँ पुलिस खुद इंसाफ की राह में रुकावट बनी नजर आई। अब मुतवफ़िया के शौहर गुलाम मुर्तज़ा ने पुलिस पर तशद्दुद और दबाव डालने का इल्ज़ाम आयद किया है। गुलाम मुर्तज़ा का कहना था कि पुलिस ने उनके साथ नाज़ इख्तियार किया, उन्हें एक कमरे में ले जाकर बेल्ट और डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। SHO ज़ैन अब्बास थे, वो मुझे ये कहते रहे कि हमने कैमरे चेक किए हैं, आप किसी कैमरे के अंदर नहीं आ रहे। मैंने ये कहा कि कहीं ना कहीं तो कैमरा लगा होगा, उसमें मैं आ रहा हूँगा, तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने ये कहा है कि आप हमें सच बता दें, आपने अपनी बीवी को किसी रिक्शे वाले के साथ बिठा दिया हो, इस तरह की नज़ेबा बातें करते रहे हैं कि आपने खुद कहीं भेज दिया है, ये किया है, वो किया है, तो या आपने खुद कहीं अगवा करवा दिया है, ऐसी बातें करते रहे हैं। तो उसके बाद मुझे ये पीछे कमरे में ले गए, वहाँ पे SP बिलाल साहब थे, तो उन्होंने मुझे तशद्दुद किया। मैं इनको कहता रहा हूँ कि आप वेट कर लें, रेस्क्यू को और चेक करने दें, मैं आपके पास ही हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा। अब यही वजह थी कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सानिया भाटी गेट पर इंतज़ामिया को कटहरे में खड़ा किया और उन्होंने नाअहली छुपाने के लिए कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर और DG LDA से ना सिर्फ जवाब तलबी की बल्कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा जाहिद हुसैन और वासा के उस्मान बाबर को नौकरी से बर्खास्त करने का हुक्म दिया। मरियम नवाज़ का इस हवाले से क्या कहना था, ज़रा उसकी एक झलक रखता है।
उस्मान बाबर CS ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा हैं जाहिद हुसैन और जो उस्मान बाबर है वासा से, इन दोनों को आप नौकरी से बर्खास्त करें और फॉरएवर, और उसके बाद इनको कोई नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। इनको लगे पता कि इन्होंने कितनी बड़ी मुजरिमाना गफलत की। इन दोनों को भी अरेस्ट करें। उसके साथ मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है IG साहब काइंडली नोट कर लीजिए, CCPO साहब असगर सिंधु, उस्मान यासीन, दानियाल, पूरा नाम क्या है दानियाल, व्हाटएवर, सेफ्टी इंचार्ज, और अहमद नवाज, चारों को अरेस्ट करें। अब दूसरी जानिब सानिया भाटी गेट में पुलिस के मुजरिमाना इकदाम अब एक एक करके सामने आ रहे हैं और सबसे तशवीशनाक पहलू वो वीडियो है जिसमें मुतवफ़िया के वालिद को सादा कागज़ पर स्याहीशुदा अंगूठा लगाते देखा जा सकता है। यह मंजर खुद इस बात का सबूत है कि मामले को शफाफ अंदाज में आगे बढ़ाने की बजाय किसी न किसी सतह पर दबाव, गुमराहकुन तरीक़ाकार और रिकॉर्ड में रद्दोबदल की कोशिश की गई है। अब पुलिस का मौक़िफ़ है कि यह अंगूठा दरख्वास्त मुकदमा में जो है उसके लिए लगवाया गया क्योंकि इब्तदाई दरख्वास्त में सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद दानियाल का जिक्र था, जिसे बाद में दुरुस्त करके दोबारा दरख्वास्त दी गई। लेकिन सवाल यह है कि अगर वाकई नीयत साफ़ थी तो फिर तस्हीह का अमल तहरीरी तौर पर बाकायदा कानूनी तरीक़ाकार के तहत और मुतासरा ख़ानदान की मुकम्मल आगाही के साथ उसको क्यों नहीं किया गया। सादा कागज़ पर अंगूठा लगवाना, वो भी ऐसे वक्त में जब ख़ानदान सदमे और जहनी दबाव की हालत में हो, इस बात को तक़वियत देता है कि पुलिस अपनी मुमकिन कोताहियों और एहलकारों के किरदार को छुपाने के लिए शवाहिद को कंट्रोल करना चाहती थी। यही वजह है कि यह केस अब सिर्फ तशद्दुद या गफलत का नहीं रहा, बल्कि इदारा जाती एहतसाब, शफाफियत और पुलिस के मजमूई रवैये का मुकदमा बन चुका है। प्रोग्राम का वक्त अपने हिसाब से मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।